नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेव स्टडी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है फोर्सेस इन नेचर। नेचर में लगने वाले फोर्सेस को हम दो तरीके से देखते हैं। एक देखते हैं मैक्रोस्कोपिक तरीके से और एक माइक्रोस्कोपिक तरीके से। मैक्रोस्कोपिक में हम बात करते हैं एवरेज बिहेवियर की और माइक्रोस्कोपिक में हम बात करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर की। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे गैलेक्सी है। अब गैलेक्सी जो है 10⁴ बिलियन ऑफ स्टार्स के बने हैं या 10⁴ बिलियन ऑफ प्लैनेट्स के बने हैं। आप किसी पर्टिकुलर प्लेनेट या किसी पर्टिकुलर स्टार के डायरेक्शन को देख के आप ये नहीं डिसीजन ले सकते हो कि गैलेक्सी किस डायरेक्शन को मूव कर रही है। तो आपको एक एवरेज बिहेवियर देखना पड़ेगा जिससे आप पता कर सकते हो कि गैलेक्सी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। वहीं अगर आपको अर्थ के बारे में स्टडी करना है कि अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमता है, ये कैसे घूमता है, तो आपको उसके लिए गैलेक्सी की स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, आपको अर्थ की स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप अर्थ की पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हो। अगर आप एवरेज की पढ़ रहे हो तो यानी कि आप मैक्रोस्कोपिक के बारे में बात कर रहे हो। अब मैक्रोस्कोपिक में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है किस पे, सन पे, और सन जो है अपना फोर्स लगाता है किस पे, अर्थ पे लगाता है। अब अर्थ और सन क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स के बने हैं। तो बस एवरेज बिहेवियर यहाँ पे। और यहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो होते हैं तो वो क्या लगाते हैं, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं। ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक की, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे। इंडिविजुअल न्यूक्लियर फोर्स जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, और जो वीक फोर्स होता है यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। यहाँ पे हमने ना तो मॉलिक्यूल बोले ना एटम बोले, कुछ नहीं बोले, हमने सिंपल एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करी। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं, ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं या जितने भी मटेरियल हैं दुनिया में, ठीक है ना, ये सब अपनी तरफ क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हर बॉडी जो है ना अपनी तरफ हर किसी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे यहाँ पे दो चेयर हैं, ठीक है, एक चेयर जो है दूसरी चेयर को अट्रैक्ट कर रही है और दूसरी चेयर क्या कर रही है, पहली चेयर को अट्रैक्ट कर रही है। सपोज इनका कोई मास है, पहली चेयर का मास है m1 तो दूसरी चेयर का मास है m2, और इनके बीच डिस्टेंस कितना है, r1, ठीक है ना। इनके बीच डिस्टेंस कितना है, r1। तो इसका मतलब क्या है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 के और f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m2 के, और f जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो डिस्टेंस है ना, इसको यूँ मान के चलो जैसे एक क्लासरूम में एक स्टूडेंट उधर की साइड बैठा हुआ है और एक स्टूडेंट इधर की साइड बैठा हुआ है। उन दोनों के बीच में कुछ कहासुनी पहले से ही चल रही थी। तो एक बोलता है अगर तेरे पे हिम्मत है तो तू यहाँ आके दिखा, दूसरा बोलता है तेरे पे हिम्मत है तो तू आके दिखा ना यहाँ। तो इसका मतलब क्या है, जब ये दूर दूर से ही इनके बीच इतना गुस्सा है तो पास आके क्या करेंगे, बिशुम बिशुम करेंगे ना। वैसे ही यहाँ पे भी क्या बताता है, ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये क्या बताता है कि अगर बॉडी दूर है तो खाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है यहाँ पे, मतलब खाली मुंह बोली हो रही है। बट जब बॉडी पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे, ये स्ट्रांग है, मतलब जब वो पास आ रहे हैं तो डिशुम डिशुम कर रहे हैं सीधा, ठीक है ना। इन तीनों से क्या पता चलता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m1 के, m2 के और अपॉन में r² के, ठीक है ना। ये जो साइन है ये हमें बताता है एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल, जो कि ये चीज़ जो है कांस्टेंट है। जैसे उन दो बच्चे जो लड़ रहे हैं ना, वो आखिरकार क्यों नहीं आ रहे हैं पास, क्यों, क्योंकि उनके मन में क्या है, डर है। वो डर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो हर किसी के मन में होता है जो कि यूनिवर्सल है। तो इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल को भी नाम दिया गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको सिंबल है G से, ठीक है ना। और G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ये होता है Gm1 m2 अपॉन r²। अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर चेयर आप ही के यहाँ थोड़ी ना, चेयर तो हमारे यहाँ भी हैं, वो भी दो चेयर हैं सर, पर कभी हमने तो देखा नहीं कि चेयर जो है आपस में पास आ रहे हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बिल्कुल क्लोज आ गए हों। उसका रीज़न ये है, लेट सपोज आपकी चेयर का वेट मास m1 कितना है, 1 kg, जो दूसरी चेयर है उसका भी मास कितना है, 1 kg। मान लो अगर उनके बीच दूरी कितनी है, 1 मीटर है। फॉर्मूला क्या था, F = Gm1 m2 अपॉन r²। m1 क्या है, 1 kg, m2 क्या है, 1 kg, r क्या है, 1 मीटर, F क्या आया, G आया, ठीक है ना। G की वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। F क्या है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। क्या सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा है, बट इस फोर्स से क्या कभी चेयर आएंगी क्लोज, नहीं आएंगे। अगर आपको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है तो आप सन को और अर्थ को देखो ना। अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है सन के, या मून और अर्थ को देख लो आप। मून जो है रिवॉल्व कर रहा है किसके, अर्थ के,
ठीक है ना। तो ये है, यही रीज़न होता है कि कोई भी चीज़ जो है आपस में जिसका मास जितना कम हो, या दो बॉडी है उनका मास अगर बहुत कम है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको देखना है तो ये आपको दिखेगा जहां मास जो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, अगर हम अर्थ के किसी भी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है ना, चाहे फिर हम सरफेस पर रहे या चाहे हम थोड़ा सा जंप कर लें, हम देखते आते हम हमेशा क्या है, सरफेस पर ही है, ठीक है ना। और अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, गोल सा है। अगर हम इसके मास को लेट सपोज कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं कहाँ पर, सेंटर पर, और इसके सरफेस पर क्या है, एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, और इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों भी तो आपस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, F = G m/r²। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे g भी कॉन्स्टेंट है, अर्थ का मास भी कांस्टेंट है, भैया ऐसे तो है नहीं कि अर्थ का मास कल चेंज हो जाएगा। आर भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर है। जब मैं इन टर्म को अलग कर देता हूं तो मैं देखता हूं कि G m/r² क्या आया, कांस्टेंट आया। ये कांस्टेंट है ना, जो इसकी मैं अगर यूनिट निकालूं तो ये यूनिट आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये यूनिट क्या आई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की होती है, ठीक है ना। इस यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट जी के कारण इसको हम कह देते हैं कि क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हमने टर्म दिया है क्या, जी, ठीक है। अगर ये पूरा कांस्टेंट को जी टर्म जी कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फोर्स के हिसाब से ये आना चाहिए F = mg। अब ये जो फोर्स है ये किस पे लग रहा है, इस बॉडी मास m पर। कौन लगा रहा है, अर्थ का मास, वो कहां पे कॉन्सेंट्रेट है, सेंटर पर। इसका मतलब तो ये है कि सर ये जो फोर्स है इसके जो डायरेक्शन है ये किधर को है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना। इसका मतलब जो जी है, इस एक्सेलरेशन के पास वैसे भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। इसका मतलब जो ये जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका डायरेक्शन किधर को है, सेंटर, किसके, अर्थ के सेंटर की तरफ। समझ गए। ये देखो, ऑलवेज डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट मीन जी इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आपको पता है जो ये F = mg होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, वेट। ये होता है वेट, ये वेट का फॉर्मूला और ये वेट होता है। यही रीजन है कि वेट हमेशा उसका वेट जो है ना, हमेशा उसका डायरेक्शन जो है सेंटर की तरफ होता है, ठीक है ना। यही रीज़न होता है कि जब हम जो है किसी, आपने देखा होगा मेजरमेंट करवाते हैं, जैसे आप अगर किराने वाले की दुकान में चले जाओ तो उसके पास एक मशीन रहती है, आप उसके ऊपर रखते हो ना, ताकि जो है उसका वेट क्या हो, नीचे को चले, मतलब नीचे सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ जाए और मशीन जो है उसको मेजर कर ले। वो क्यों करती है, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो एक चार्ज पार्टिकल जब दूसरे चार्ज पार्टिकल पे लगाता है, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है नेचर में, या फिर रिपल्सन भी हो सकता है नेचर में। ये डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल पे चार्ज किस प्रकार का है, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे करके रहते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है उसके पास कोई चार्ज होता है नहीं, प्रोटॉन जो होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वो अट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। उसके कारण क्या बन जाता है, एटम बनता है, और एटम के कंबाइन होने से मॉलिक्यूल होता है। ऐसे ही जो है जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती है, या कोई भी बॉडी होती है, जब उसके चार्ज पार्टिकल अदर चार्ज पार्टिकल को अगर अट्रैक्शन करेंगे तो वो अट्रैक्ट रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे। अगर वो रिपेल करेंगे तो वो एक दूसरे को दूर भेज देंगे, ठीक है। अब कुछ अदर एग्जांपल देखते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। जैसे हम इस स्केल को लें, अगर उसे हम अपने हेयर पे रब करें, और उसी स्केल को अगर हम कुछ पेपर के टुकड़ों के पास ले जाएं, तो हम देखते हैं कि वो पेपर के टुकड़े क्या होते हैं, स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब वहाँ पे क्या लगा है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा है। वैसे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, बट हम कंसीडर अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही करेंगे इसे, ठीक है ना। वैसे ही कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये बॉडी है, इसके चार्ज पार्टिकल, ये टेबल है, इसके चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और ये एक जगह पर क्या रहता है, स्टेबल रहता है। वहीं अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो ये जो बुक है ना, इसका वेट जो है नॉर्मली किधर को लगता है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को लगता है। बट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के लगने के बाद भी बुक जो है नीचे को नहीं गिर रही है। क्यों नहीं गिर रही है, इसका मतलब टेबल भी कोई ना कोई सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ये जो फोर्स होते हैं ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, किस पर, सरफेस पे। जब भी फोर्स बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट, तो ऐसे फोर्स जो होते हैं ना परपेंडिकुलर होते हैं सरफेस पे, ठीक है ना।
अब बात करते हैं हम किसकी, फ्रिक्शन फोर्स की। फ्रिक्शन फोर्स जो होते हैं ना ये हमेशा पैरेलल होते हैं, किसके, सरफेस के। ये पैरेलल होते हैं सरफेस के। देखो जब मैं, यही सेम बुक है अभी भी और सेम टेबल है, बट जब मैं इस बुक को इधर को मूव कर रहा हूँ, इधर को फोर्स लगा रहा हूँ, तो टेबल कह रहा है इसको अभी भी नहीं, उधर नहीं जाना, इस टेबल पोजीशन पे रहना। तो ये टेबल क्या कर रहा है, उस पर सेम और अपोजिट फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। वैसे ही जब कोई आदमी, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, वैसे ही जब कोई आदमी पेड़ पे चढ़ता है तो जो उसके फुट होते हैं ना, वो पेड़ पे जो है ना फोर्स लगाते हैं, उसकी सरफेस पे फोर्स लगाते हैं। बट जो सरफेस पे से एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, बॉडी, वो जो बंदा है ना उसको ऊपर को पुश करता है, ठीक है ना, जिस कारण जो है बंदा जो है आराम से क्या होता है, इजीली जो है पेड़ पे चढ़ने लग जाता है। और ज़्यादातर जो फ्रिक्शन फोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, कि पैरेलल फोर्स होते हैं। अब देखते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग और रोप में, ठीक है ना। ये जो रोप है इसको मैंने जो है ना, लेट सपोज छत से बांधा हुआ है, ठीक है ना। अब मैंने इस पर एक बॉडी अटैच करा हुआ है जिसका मास क्या है, m, और जिसका वेट हो जाता है क्या, mg। ये वेट हमेशा हमको तो पता ही है कि हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को होता है। बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगने के कारण भी बॉडी जो है अपनी पोजीशन बनाए हुए है, यानी कि वो स्टेबल पोजीशन में। वो स्टेबल पोजीशन में क्यों है, क्योंकि कोई ना कोई फोर्स स्ट्रिंग पर ऊपर को लग रहा होगा, ये कोई ना कोई फोर्स स्ट्रिंग जो है ना ऊपर को लगा रहा होगा। इसी कारण जो है ना ये बॉडी को जो है होल्ड करे हुए या स्टेबल पोजीशन पे। और जो ये अपवर्ड फोर्स होता है इसी को हम कहते हैं टेंशन। और ये किस में लगता है, स्ट्रिंग में या रोप में, ठीक है ना। उसी प्रकार से अभी हम देखते हैं फोर्सेज ड्यू टू स्प्रिंग। जो स्प्रिंग होता है ना ये फोर्स लगाता है, तो इसके फोर्स को हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स या फिर इलास्टिक फोर्स। इसको ऐसे करके समझो, अगर लेट सपोज एक्सटेंशन देखते हैं हम, एक्सटेंशन कंडीशन मतलब जब लेंथ इंक्रीज होती है, एक स्प्रिंग है उसको मैंने अटैच कर लिया, ठीक है ना, ऊपर छत से, उस पर अगर मैं बॉडी दूसरी तरफ से बॉडी को मैंने अटैच करा। अब वेट नॉर्मल सी बात है किधर को लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को लगता है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को लगता है तो स्प्रिंग जो है ना इस पोजीशन तक आ जाता है। बट अगर नॉर्मली अगर हम कायदे से देखें तो इस स्प्रिंग को ऐसे करके इस बॉडी को यहाँ पे जो है इस पोजीशन तक आना चाहिए था, बट ये इस पोजीशन पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब स्प्रिंग कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। किधर को लगा रहा है, वो ऊपर को लगा रहा है, क्योंकि वेट नीचे को है। तो इसका मतलब स्प्रिंग क्या है, ऊपर को कोई फोर्स लगा रहा है। और इस अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इस अपवर्ड फोर्स को हम स्प्रिंग फोर्स या फिर इलास्टिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो फोर्स होता है ना, स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स, ये हमेशा टुवर्ड्स इट्स सेंटर होगा। जब एक्सटेंशन होगा तो ये सेंटर की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि देखो वेट लग रहा है इसका नीचे को, ठीक है ना, और स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर को, तो ये अपने सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, अपने सेंटर की तरफ लग रहा है। वहीं अगर हम कंप्रेशन के केस में देखें तो एक स्प्रिंग है उसको मैंने नीचे अटैच कर दिया फ्लोर पर, ठीक है ना, और इसके ऊपर मैंने जो है कोई बॉडी रख दिया है, ठीक है ना। ये बॉडी, अब नॉर्मल सी बात है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन को होता है, तो ये वेट क्या करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। ये कंप्रेस करते करते ये इस पोजीशन तक ला लेता है स्प्रिंग को। जबकि अगर नॉर्मली देखा जाए तो उसको इस पोजीशन तक लाना चाहिए था, बट वो इस पोजीशन तक नहीं ला रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है ये जो है अपना वेट लगा रहा है नीचे को, ठीक है ना, बट ये जो स्प्रिंग है ना वो इस पोजीशन तक नहीं पहुंच पा रही। इसका मतलब स्प्रिंग क्या कर रहा है, ऊपर को फोर्स लगा रहा है, ऊपर को फोर्स लगा रहा है, और इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स या फिर इलास्टिक फोर्स। और जो इसका डायरेक्शन होता है ये यहाँ देखो, ये रहा सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। देखो अब यहाँ पर है दो स्प्रिंग, ठीक है, एक को करेंगे हम एलोंगेट और एक को करेंगे हम कंप्रेशन, ठीक है ना। हम यहाँ पे देखेंगे स्प्रिंग फोर्स कैसे वर्क करता है, ठीक है। पहली स्प्रिंग है जिसको हम एलोंगेट करेंगे, ठीक है ना, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इस पर। यह एक्सटर्नल फोर्स जब हम इस स्प्रिंग पे अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग एलोंगेट होकर इतना होता है, ठीक है ना। अगर नॉर्मली देखा जाए तो स्प्रिंग को वैसे इतना होना चाहिए था, बट ये इतना नहीं होता है, इतना एलोंगेट होता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस स्प्रिंग पे क्या हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स इसका अपोज कर रहा है, किसका, इस एक्सटर्नल फोर्स का। और किधर को कर रहा है वो, अपने सेंटर की तरफ, ठीक है ना। जब हम स्प्रिंग को एलोंगेट करते हैं ना तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा अपोज करता है उस एक्सटर्नल फोर्स का, किधर को, टुवर्ड द सेंटर की तरफ, ठीक है ना। यह है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना, यह है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। वहीं अगर हम कंप्रेशन का केस देखें तो कंप्रेशन में क्या कर रहे हैं, हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं। जैसे गाड़ियों में लगे रहते हैं ना स्प्रिंग, ट्रकों, इनमें तो लीफ स्प्रिंग लगे रहते हैं, बट इसमें शॉकर के साथ। तो अब इस स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस करने पर इतना होता है, ठीक है ना। अगर नॉर्मली देखा जाए इस स्प्रिंग को तो इतना होना चाहिए था कंप्रेस, बट नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि अब जो स्प्रिंग फोर्स है ना वो इसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है।
और इस एक्सटर्नल फोर्स का जब वो अपोज करेगा तो इसका मतलब ये अवे द सेंटर करेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये है स्प्रिंग फोर्स। तो एलोंगेशन के केस में क्या था, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना, और कंप्रेशन के केस में क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की। वो फोर्स जो बाइंड रखता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर कहलाता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये एटम है, ठीक है ना, ये एटम है, इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना, और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव करते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन तो क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब न्यूट्रल का मतलब है कि कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन क्या होता है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच क्या लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, और यहाँ पे तो वो भी सेम चार्ज है। इसका मतलब यह है कि ये आपस में रिपल्सिव कर रहे होंगे प्रोटॉन प्रोटॉन। इसका मतलब यह है कि रिपल्सिव का मतलब है कि ये आपस में क्या कर रहे होंगे, लड़ाई कर रहे होंगे। अगर ये लड़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस में क्या आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। उस अनस्टेबिलिटी को रोकने के लिए यहाँ पे दो प्रोटॉन लड़ रहे हैं और न्यूट्रॉन एक आ रहा है। न्यूट्रॉन आता है बट इनकी लड़ाई को रोक नहीं पाता है, तो वो क्या करता है, एक और साथी को बुलाता है, न्यूट्रॉन को। अब ये न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन को पकड़ता है, ये न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन को पकड़ता है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन से कहता है भाई शांत हो जा, ये न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन को कहता है कि तू भी शांत हो जा। ये दो न्यूट्रॉन इन दो प्रोटॉनों को शांत करवाते हैं, और ये दोनों जो है, ये चारों जो है कंबाइन होकर एक न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गई, स्टेबिलिटी आ गई। और स्टेबिलिटी किस कारण आई है, इस न्यूक्लियर फोर्स के कारण है, क्योंकि ये फोर्स ने क्या करा, इनका आपस में समझौता करवाया। ठीक है ना, बट इसके साथ कंडीशन है, ये न्यूक्लियर फोर्स के साथ कंडीशन, ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, इसके साथ कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होने चाहिए। आपने देखा होगा जब एक न्यूट्रॉन आया तो रिपल्सिव फोर्स कम नहीं हुआ, ठीक है ना। जब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन हुए तब ये आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। इसका मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना। स्टेबिलिटी लाने के लिए, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन ने क्या काम करा आपको पता है, ये दो जो है ना प्रोटॉन रिपेल कर रहे थे, न्यूट्रॉन ने इनके रिपल्सिव फोर्स को भी क्या करा, कैंसिल करा। साथ ही साथ क्या करा है कि इन न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से कंबाइन करा, इस न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से, और ये न्यूट्रॉन इसके साथ कंबाइन हुआ और ये आपस में कंबाइन होने लगे। इसका मतलब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव फोर्स भी बहुत ज़्यादा है, और यही कारण इसको हम क्या कहते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक फोर्स की। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स फॉर शॉर्ट लाइफ। इसका मतलब यह है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्सों के बीच में जो फोर्स है यहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए ही है, ठीक है ना। जैसे दो बॉडी है, ठीक है ना, उनके आपस में अच्छे से बॉन्डिंग है, ठीक है, वो अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है ना। बट थोड़ी देर बाद देखते हैं हम कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वो अलग अलग क्यों होते हैं, कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ होगा भाई, कहीं ना कहीं फोर्स जो है वीक पड़ा होगा, तभी तो वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन और प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन आपस में क्या रहते हैं, ये कंबाइन में रहते हैं। बट अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से, ठीक है ना, या प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं न्यूट्रॉन से, तो क्या होता है, अनस्टेबिलिटी आने लगती है। और अनस्टेबिलिटी के कारण न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन में अगर न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हुई, ठीक है ना, तो वो स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करेंगे, प्रोटॉन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, और एमिट करते हैं एक नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल को। इस प्रोसेस को बीटा डीके कहते हैं वैसे, ठीक है ना। बट ये यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है ना प्रोटॉन पे चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि हमें पता है स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए होता है। बट जब न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गए तो कुछ न्यूट्रॉन जो है ना प्रोटॉन में चेंज हो जाते हैं। वही सेम केस होता है कि जब प्रोटॉन जो है ना न्यूट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं तो स्टेबिलिटी लाने के लिए प्रोटॉन, कुछ प्रोटॉनों को क्या होता है, न्यूट्रॉन में चेंज होते हैं, और उसके साथ साथ वो जो है ना पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल होता है उसको एमिट करते हैं, ठीक है ना। ये रहा वीक फोर्स, ठीक है। और आज की क्लास यहीं पे तक, ठीक है ना। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे। इस टॉपिक के नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए और बढ़ाए रखने के लिए लाइक करें, और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं या जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको ये चैनल शेयर करें, ठीक है, ताकि जो है वो भी घर बैठे जो है आराम से पढ़ सके। धन्यवाद आपका।